Namaskaram and welcome to this program of conversations. In this program, we shall be introducing non-Telugu writers, that is, writers of languages other than Telugu, writers of Indian languages. And this is a platform wherein writers of all other languages come together and discuss their works. So today we have a poet by name Jodhpuri Fani, and it's his pen name. So today we shall discuss his creative writings, his poems, etc., and come to know about Sri Jodhpuri Fani. Namaskaram and welcome to this program. Oscar, thank you. Thanks a lot. I am feeling at cloud nine while you're inviting me here. One thing I'll correct if you please do not mind this. I'm not Jodhpuri Fani. I'm Fani Jodhpuri. Jodhpuri is my place, birthplace, native place where I belong to. Actually, So thank you. Thanks a lot. Yeah. I have Thanks a one lot. doubt. Actually, I was about to ask this because we know Sahir Ludhianvi, Majru Sultanpuri, Yeah. Shakil Badaini, Jigar Muradabadi. So then, but here I see your name as Jodhpuri Fani. So I thought, why this change? No. I just put Jodhpuri at last. Fani first. Yeah. You put Fani first. Fani Jodhpuri it is, right? Yeah. But Fani means a mirage. Oh, जो फनी नश्वर थिंग वो चीज जो एक दिन खत्म हो जानी है एक्चुअली इज लाइफ इस धरती पे जो भी है वन डे एक दिन वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह तो एक शून्य रह जाएगा और शून्य में हम सबको विलीन हो जाना है तो दैट्स कॉल्ड फना होना तो मुझे यहाँ से लगा कि मुझे नाम रखना चाहिए अपना कन्या बहुत अच्छा है नाम अब, लेकिन हम आपके कविताएं के बारे में, सृजनात्मक रचनाएं के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आपका असली नाम क्या है और आप कैसे पोएट्री के तरफ खींच के लाए गए हैं, तो जरा बता दीजिए। बिल्कुल सर थैंक यू मेरा नाम असली नाम सैयद सरताज अली रिजवी है मैं अशनाशरी हूँ तो दादा परदादा मेरे इलाहाबाद से बिलोंग करते थे जो प्रयागराज है बट दादा मेरे आरपीएफ में इंस्पेक्टर थे तो ही ट्रांसफर टू जोधपुर और तभी से हम लोग जोधपुर रहते हैं और वो जमीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैं अपने नाम के आगे प्रयागराजी की जगह इलाहाबादी की जगह जोधपुर लगाना पसंद करता हूँ पोइट्री की तरफ मैं कैसे आया इट इज अ पेनफुल इंसिडेंट व्हेन आई वाज 19 डैडी का मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था तो वन डे आई वाज गोइंग ऑन साइट तो फ्रॉम बैक साइड अ ट्रक हिट मी और दैट वाज डेडली एक्सीडेंट बहुत तो उस एक्सीडेंट में मेरे को तकरीबन एक सवा साल मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा उसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि डॉक्टर्स को मेरा लाइफ सेव करने के लिए मेरा पैर काटना पड़ा आज मैं चलता हूँ तो प्रोस्थेटिक लेग लगा के चलता हूँ तो वो एक सवा साल जो मैं हॉस्पिटल में रहा पढ़ने का शौक पहले भी था बचपन से मैं कॉमिक्स वगैरह खूब पढ़ते थे चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी चंपक चंदा मामा नंदन बाल हंस हमारे राजस्थान में आता था तो आई यूज टू रीड ईच एंड एवरी कॉमिक्स तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैंने लॉस्ट माई लाइफ तो अब हॉस्पिटल में था फ्रेंड्स कितना आते हैं वो करते हैं तो मैं डायरेक्ट बोलता नॉवल लेके ही यूज टू ब्रिंग नॉवल मुझे डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो वन डे और पढ़ने की मेरी स्पीड बहुत तेज थी मैं वन डे टू नॉवेल्स खत्म कर लेता था बहुत तेज स्पीड थी हिंदी में पढ़ने की तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक पोइट्री की बुक लाए जिसके अंदर अलग अलग पोइट्स का कलेक्शन था शहर का उसमें शाहिद लुधियानवी भी थे निदा फाजली भी थे बशीर बद्री भी थे सारे थे देन मुझे लगा कि ये चीज तो अच्छी है देन मैंने डैडी को बोला डैडी इनकी लेके आओ तो ही यूज टू ब्रिंग बुक्स टू मी तो धीरे धीरे मेरे पास एक अच्छा कनेक्शन शुरू हो गया और इस चीज को लगा मुझे लगा कि ये गजल मुझसे बात करना चाह रही है मैं जब गजल को पढ़ता मुझे लगता है गजल मुझसे बात करना चाह रही है और फिर मैंने बात करना शुरू किया लिखना शुरू किया तो यू नो कि उर्दू के अंदर या गजल में उस्ताद का होना बहुत जरूरी है तो कोशिश करता रहा बहुत दिनों बाद उस्ताद मिले मोहतरम हसन फतेहपुरी जिनका ताल्लुक भी यूपी से बट वो रहते हैं दिल्ली में है तो उनका मैं शागिर्द हूँ और उनकी जब उंगली पकड़ी तो वहां से फिर सफर बाकायदा शुरू हो गया और तब से आज तक चल ही रहा है जी बताइए, और आप पहली कविता कब लिखे हैं, कैसे लिखे हैं और लिखने का सर प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली कविता तो मेरी बहुत पहले हो गई थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इट वाज हिंदी हिंदी डे स्कूल में था कि हिंदी डे मनाया जा रहा है
तो मैंने जो लिखा था, हिंदी हिंद हम हिंदुस्तानी, हिंदी तेरी अजब कहानी, तू है हर भाषा की रानी, लाइक दैट। वो पूरी याद ही नहीं मुझे, मगर हाँ, वो पहला मेरा वो हिंदी कविता थी, वो मैंने लिखी थी। उसके बाद में फिर एक लंबा टाइम गैप हो गया। फिर हाँ, ये अलग बात थी कि मुझे पढ़ना पसंद था। कोई अच्छा शेर आ जाता तो मुझको अपनी डायरी में लिख लेता था। तो ये होता रहा। बट प्रॉपर वो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से फिर मुझे लगा कि और थैंक्स गॉड, थैंक्स टू पोएट्री, थैंक्स स्पेशली गजल। आज गजल मेरे पास में है। तो कहते हैं ना कि गजल दर्द की पैदावार है। लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता था, बट द डे व्हेन आई रियलाइज समथिंग आई मिस, तो वो जो जगह, जो एक स्पेस हो गया था, तो गजल ने इतनी अच्छी तरह फिल कर दिया ना कि आई बिकम सो लाइट। सो थोड़ा वो सुना सकते हैं क्या आप, जो पहले कविता लिखा है, आपको याद है? सर थोड़ी सी याद है, सुनिए। हिंदी हिंद हम हिंदुस्तानी, हिंदी तेरी अजब कहानी, तू है हर भाषा की रानी। हमने है स्वीकारा तुझको, तू ही गले लगा ले हमको, बन जाए हम संपूर्ण ज्ञानी। हिंदी तेरी अजब कहानी, तू है हर भाषा की रानी। हिंदी तुझसे स्वदेशी हम, आंग्ल से है परदेसी हम, संपूर्ण विश्व में है पहचान बनानी। वाह। हिंदी तेरी अजब कहानी, तू है हर भाषा की रानी। इट वॉज माई फर्स्ट पोइट्री। फिर उसके बाद में? उसके बाद में फिर धीरे धीरे गजलों की तरफ रुझान हुआ। एक्चुअली मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था, तो मैंने ये सब करके वंस आई रोट पोइट्री, कपलेट लिखा मैंने और डैडी को दिया। तो मेरे डैडी समझते थे पोइट्री, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला वेरी गुड, बट ही जस्ट स्टोर, हम्म? ही टोर। उन्होंने पेपर फाड़ दिया, क्यों? पोइट्री वाला। बोला आइदर यू कैन गो, या तो हिंदी चूज करो या उर्दू। तुम इस लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना तुम अपनी लैंग्वेजेस में कर सकते हो। हियर यू विल, वो बोले तुम इधर से उधार का सिंदूर लेके आओगे, क्योंकि आपके पास वो एटमोस्फियर नहीं है जो एक इंग्लिश पोएट के पास होता है, इंग्लिश राइटर के पास होता है। तो विल बिकम आर्टिफिशियल। तो उस चीज को मैंने गांठ बांधी कि मेरे फादर है, ही नोज मोर देन मी, ही हम्म। नोज मी मोर देन मी। तो बस वही हुआ कि फिर मैंने कहा चलो, कौन सी, तो मैंने शुरू शुरू कुछ हिंदी में पकड़ने की कोशिश की। फिर लगा कि हिंदी भी तो है तो लैंग्वेज, बट मेरे घर की लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। उर्दू भी नहीं कह सकते आपको, हिंदुस्तानी, उसमें उर्दू भी मिक्स है, उसमें हिंदी भी मिक्स है। तो मैंने उस जबान को अपनी कविता का, अपने उसका बनाया और लिखने लगा। और फिर धीरे 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 सफर जारी हो गया। तो, तो स्पीकर थोड़ा नजदीक लगाइए, क्योंकि कभी कभी सुनाई नहीं दे रहा। जी, हाँ। अब ठीक है। ठीक है, लेकिन बीच में स्लो हो जा रहा, दैट इज वाई आई एम अनेबल टू, आपका जो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हेलो? अब ठीक आ रही है आवाज, इसको मैंने इसको नीचे कर दिया है। हेलो, आपका कनेक्शन गया है शायद। हेलो। हेलो? नहीं, बिल्कुल, मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है। हेलो। आप मुझे सुना? मैं मुझे तो सुन सकते हैं ना आप? बिल्कुल सुन सकता हूँ। आपको मेरी आ रही है आवाज? हाँ, नहीं आ रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपका तो ज्यादा नहीं आ रही, इसलिए मैं। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, अब मैं आई एम डिस्कार्डिंग दिस हाँ, एट मैं ब्लूटूथ। अभी जी, ब्लूटूथ से भी इसको कर रहा हूँ। नहीं मैंने हटा दिया ब्लूटूथ। जी। नेटवर्क मोड में हॉटस्पॉट टिकरिंग, क्योंकि कनेक्शन आपके पास ठीक नहीं है या मेरे पास ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समवेयर, गॉड नोस। कोई बात इसलिए। नहीं, नाउ यू आर ऑडिबल टू मी। हाँ, आई एम एबल टू हियर यू। या ओके, नाउ यू आर एबल टू हियर मी या प्रॉपरली। प्रॉपरली, राइट? सो अभी आपका पहले कविता हो गया। सो आप क्या डिसाइड किए, उर्दू में लिखने का या हिंदी में लिखने का, दोनों मिक्स करके? मैंने जो लैंग्वेज डिसाइड की है वो हिंदुस्तानी है। ओके। ना उर्दू है ना हिंदी है। मैंने, मेरी जो लैंग्वेज थोड़ी बहुत उर्दू हो सकती है, बट मेरी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी। अभी तक जो मेरी किताबें आई हैं तमाम देवनागरी में ही आई है। तो हालांकि मैं उर्दू जानता हूँ, हम्म, मगर कोशिश ये रहती है कि मेरे पास जो रीडर है मेरा, वो ज्यादातर उसका है, हिंदी का है। तो मैं अपने रीडर्स के साथ ये नाइंसाफी क्यों करूं, इसलिए मैं उसको देवनागरी में ही बेटर समझता हूँ पब्लिश करवाना। लेकिन अब तो देवनागरी पे डिसाइड किया है, लेकिन आपके शायरी में उर्दू कवियों का प्रभाव शायद है।
नहीं, ज़बरदस्त है, वो तो शायरी तो उर्दू ही है, मगर ये क्या है कि थोड़ा स्क्रिप्ट की वज़ह से लगता है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो कठिन शब्दों से बचूँ। वो शब्द जिसको एक्सप्लेन करना पड़े, मेरी कोशिश होती है मैं उससे बचूँ, ताकि आम लोगों के लिए मैं को के लिए अगर उनको मेरी शायरी समझ में आ सके। लेकिन आजकल कोई कविता लिख के जीना बहुत मुश्किल है, तो जीने के लिए कुछ और काम करना चाहिए, तो आप क्या जी। करते हैं? सर मैं बेसिकली जो कई काम किए मैंने। मैं ऑल इंडिया रेडियो के अंदर आरजे भी रह चुका हूँ। तो उसके बाद राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। हम्म। तो उसके अंदर मैं कंटेंट हेड हूँ, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हूँ। जो पॉलिटिशियंस के सोशल मीडिया होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के जो सोशल मीडिया होते हैं उनके लिए आर्टिकल लिखना, उनके लिए कंटेंट लिखना, कंटेंट डिसाइड करना। बेसिकली हम लोगों को एक नैरेटिव पकड़ा दिया जाता है, आपको इस पे चलना है। तो ये तमाम चीजें, उनकी इमेजेस, उनकी स्पीचेस वगैरह लिखना, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, ये सारे मेरे काम लेकिन कवि बहुत नरम दिल के होते हैं, वो वेरी डेलिकेट होते हैं, तो एक कविता लिखना और पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस को लिखना ऐसे बैलेंस करते हैं आप? सर थैंक्स टू गॉड आई एम वेरी लकी पर्सन कि मुझे कभी हार्श लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और कभी मेरे मेरे क्लाइंट, मैं बीजेपी के लिए भी काम कर चुका हूँ, कांग्रेस के लिए भी काम कर चुका हूँ, इवन आप वगैरह के लिए भी काम। तो कभी कोई क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि ऐसी पोस्ट लिखो जिससे सामने वाले का दिल दुखे। नोबडी आस्क्ड मी। तो स्टिल आई कैन से कि मैंने अपने स्किल से या मैंने अपनी पेनिंग से कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, भले ही वो पॉलिटिकल के वे में लिखा हो, बट नहीं किया मैंने। आपने शायद किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन जब आपका दिल दुखे तो आप कैसे कविता लिखते हैं? सर देखिए, वो एक कैफियत होती है कि जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ कि जब तो दिल पे कुछ जख्म लगता है या दिल टूटता है या दिल में कुछ तो आपका सीधा कनेक्शन गॉड से होता है। कुछ वो कविता गॉड है, लिखेंगे? खुदा है, एक ओमनीपोटेंट पावर है। उससे जब कनेक्शन होता है तो वहां से कुछ हमें मिल जाता है। तो ये शायद ये होता है कि भाई तुझको ये दर्द मिला है, तो ले बदले में मैं तुझे ये दे रहा हूँ। अब वो मैं कहता हूँ सर, एक गजल कह के जितनी खुशी मुझे मिलती है उतनी शायद सिकंदर को पूरा वर्ल्ड जीतने का कॉन्कर करने के बाद भी नहीं मिली हो। क्या आप कैसे लिखते हैं? क्योंकि साहिब जानो ने लिखा है कि हम गम जदा है, लाए कहाँ से खुशी के गीत। क्या आप खुशी के जी। गीत लिखते हैं जब आप दिल दुखे, या गम की कविताएं लिखते हैं? बद्र साहब या फाजिल साहब ने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। एक पोइट जो है कई पर्सनैलिटी जीता है, एक टाइम पे उसको दबा के फिर दूसरे को आगे निकालना पड़ता है, तो वो हो जाता है। इतना वो नहीं है, और चलता रहता है ये। आप अब मेरा खुद का वो है ना कि मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, हम्म। मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, मुझ पे आयत की तरह आज वो नाजिल हो जाए। वाह वाह। और धूप सड़कों पे जो बिखरी है, उठा लो इसको। धूप सड़कों पे जो बिखरी है, उठा लो इसको। कल इसे देखना शायद यहाँ मुश्किल हो जाए। और सर झुकाए हुए बैठा हूं मैं कब से पानी, वाह सर झुकाए हुए बैठा हूं मैं कब से पानी, हो जिसे शौक वाकई मेरा कातिल हो जाए। वाह वाह। तो हम तो इससे जीते हैं सर, कि वाह। क्या ही मिलेगा। और एक गोइटे ने एक बात कही थी, पोइट्री लीड्स ऑल फिलोसफी। हम्म। फिलोसफी मेरे नजदीक ये होती है खुद को पहचानना या यथार्थ के करीब जाना धीरे धीरे। तो जब आप यथार्थ के करीब जाने लगते हैं ना, तो क्षणिक खुशी, क्षणिक गम, क्षणिक वो चीजें छोटी होती जाती है। वो आपका जो देखने का कैनवस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आंखों का, आपके देखने का कैनवस, आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब बहुत बड़ा विजन हो जाता है ना, तो वो अपनी जो गम होता है बहुत छोटा हो जाता है। जिसके लिए निदा फाजली ने कहा था कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाह घर से मस्जिद है चलो बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। तो हम तो इस फिलोसफी पे जीने वाले लोग हैं। और आपका कविता थोड़ा सुनाइए और उसके कॉन्टेक्स्ट भी बताइए, क्योंकि अब यू लुक टू बी फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल, एंड आप बहुत सी व्हाट यू कॉल, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू योर पोएट्री, इट सीम्स व्हेन आई स्पीक टू यू। ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत सी एंगल्स में दुनिया को देखे हैं। सो एक्चुअली सर, मैं जिस गजल का एक चाहने वाला हूँ, उसके अंदर एक शेर में बात होती है और एक शेर में एक बात कंप्लीट होती है।
तो एक्चुअली गजल इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो उसके अंदर हर फ्लावर का एक अलग वो होता है। अब जैसे कि मैंने कहा था, एक 4 मिसरे मैं आपको सुनाना चाहूंगा इस इश्क के, कि चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत कोशिश की, और हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों मीन्स चीज, अच्छा, yes. हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर उसकी आवाज बनाने की बहुत कोशिश की। वाह वाह वाह। हम्म, तो एक आप, हालांकि मैं कभी उसकी तशरीह नहीं करता, मगर यहाँ बात आई है तो, कि चांद कुड बी माई बिलव्ड, चांद कुड बी माई ड्रीम, चांद कुड बी माई डिजायर, चांद कुड बी समवन एल्स। तो चांद के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। चांद को छत पर बुलाने की बहुत कोशिश की, यानी कुछ पाने की कोशिश। ये इटरनल भी हो सकता है, ये कुछ मेरा फिलोसफिकल थॉट भी हो सकता है। हो सकता है। उसको मैंने पाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत कोशिश की। यानी मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँ, आई एम नॉट दैट हु इज अ ट्रेवलर ऑफ दिस पाथ, मुझसे पहले भी कई लोग, तभी तो मैं रस्म निभा रहा हूँ कि चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत बहुत कोशिश की, कोशिश की। हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर वाह, उसकी आवाज बनाने की बहुत कोशिश बहुत की। यानी कि जो प्रेयर मैं अपनी लैंग्वेज में कर सकता था, मैंने नहीं की। जो लैंग्वेज है, इट कुड बी लैंग्वेज ऑफ कुरान, इट कुड बी लैंग्वेज ऑफ गीता, इट कुड बी लैंग्वेज ऑफ भागवत, इट कुड बी लैंग्वेज ऑफ ज्ञानचंदा, इट कुड बी लैंग्वेज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, मैंने उस लहजे में उसको पुकारा था। तो ये है कि मैंने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर वाह, उसकी आवाज आवाज बनाने की बनाने की बहुत कोशिश कोशिश की। की। तो एक जो शेर है उसके में कई तरह से आप समझ सकते और ये रोमांटिक भी लगता है कभी सोचे तो। हैं। रोमांटिक तो देखिए, इसमें टोटल रोमांटिक, एक रोमांटिक सुन लीजिए कि अ, क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतजार की शाख से जब पत्ता टूटा, वाह, इंतजार की शाख से जब पत्ता टूटा। और हम लोग में रमजान आते हैं, रोजे रखते हैं, आपको पता ही होगा, फास्ट करते हैं, रोजा खोलना, कि क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतजार की शाख से जब पत्ता टूटा, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज, वाह, आज बहुत बहुत दिन दिनों बाद बाद सुनी उसकी आवाज, बहुत दिनों में कानों का रोजा टूटा। वाह वाह, तो कानों ये का उसकी रोजा, आवाज कौन है? कानों का उसकी रोजा। आवाज कौन हम्म, है? ये उसकी आवाज कौन? इट कुड बी अ गॉड, इट कुड बी माय, क्या बोलते हैं, रिलीजियस टीचर, इट कुड बी माय गुरु, इट कुड बी माय सोल। तो ये चीज मैंने उसके ऊपर, रीडर के ऊपर डिपेंड कर दी कि आप निकालो इसका मतलब, व्हाट डू यू वांट टू एक्सेप्ट फ्रॉम दिस। तो सब अपने अपने संस्कार से इसको समझ लेते हैं, कोई रोमांस समझ लेते हैं, कोई खुदा की आवाज समझ लेते हैं। एक शेर कामयाब तभी होता है सर, जब इसको 10 लोग अपने अपने एंगल से ले। ए, हाँ। एंड आपके ऊपर का सूफी पोएट्री का प्रभाव है। सर सूफी तो नहीं कह सकते, मगर हाँ तसव्वुफ की मैं जो थोड़ा सा, बेसिकली आई बिलोंग टू शिया मुस्लिम फैमिली। हम्म, तो बचपन से ही मैंने एक पर्सनैलिटी है इस्लाम के अंदर, प्रोफेट मोहम्मद के ग्रैंडसन इमाम हुसैन, हम्म, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। तो यस, उनको, उनका मेरी जिंदगी पे बहुत इफेक्ट, मैं हुसैन को बहुत पसंद करता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट कि हुसैनी जो फिलोसफी है, इमाम हुसैन की फिलोसफी, एक तो पहली बात कि उनका जो भी बैटल था, इट वाज नॉट बैटल, इट वाज लाइक कंप्लीटली एजिटेशन, नॉन वायलेंस, विच नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ। तो उन्होंने, उनकी जिंदगी के अंदर जितना भी फिलोसफी है, जितने भी दर्शन है, वो मुझे पता, जिंदगी के अंदर मुझे बहुत कुछ उनसे मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसका असर जरूर मेरे पास है। तभी मैं कहता हूँ कि जिस्म से छोटी, वो करबला में शहीद हुए थे इमाम हुसैन, आपको पता ही होगा, कि जिस्म से छोटी रजाई है तो है, जिस्म से छोटी छोटी रजाई है तो रस्म है, घर मुकद्दर से लड़ाई है तो है, है तो है। जिस्म से छोटी रजाई है तो है, घर मुकद्दर से लड़ाई है तो है, और ठोकरों पे ताज को रखता हूं मैं, हम्म, ठोकरों ये तो पे है, ताज को रखता हूं मैं, ये तबीयत करबलाई है तो। ये तो है। वाह वाह वाह। कि जब आप करबलाई हो जाते हैं, जब आप, व्हेन यू ऑब्जर्व द फिलोसफी ऑफ इमाम हुसैन, आपको किसी क्राउन से, किसी प्रिंस से, किसी पावर से डरने की जरूरत। तो मैं, वो चीज मेरे साथ जरूर चलती है, एंड आई प्राउड कि मैं वो चीज मैं अपने अंदर थोड़ी बहुत उतार सकता, क्योंकि इमाम हुसैन का जो बैटल था, उनका जो स्ट्रगल था, इट वाज नॉट फॉर मुस्लिम, इट वाज नॉट फॉर इस्लाम, इट वाज फॉर ह्यूमनिटी।
तो मुझे वो अपनी ज़िंदगी के बहुत करीब लगते हैं और मैं करबला भी गया हूँ उन्हीं के लिए के शान में अशआर पढ़ने के लिए। आई वेंट इराक एंड देन ईरान, तो ये कंट्री भी मैंने विज़िट कर रखी है। तो इट वाज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या आप ट्रैवल पोएट्री भी लिखे हैं, क्योंकि आप ऐसा ईरान जा चुके सॉरी, हैं, इराक जा चुके आई हैं? आई कुडन्ट गेट यू, सॉरी, वुड यू रिपीट? ट्रैवल पोएट्री, क्योंकि आप वहां जाके आए हैं, उसका अनुभव आप जी, कविता में कभी मैंने कई बार प्रदर्शित किया किया है है? उसका, मैंने कई बार किया है, बुला लीजिए वाली को फिर एक बार। तो वो जो प्लेस था करबला मेरे लिए, करबला जब मैं गया था, तो सामने इमाम हुसैन का जो ज़री थी, उनका जो कब्र है वो, एंड आई वाज़ मेस्मराइज्ड लाइक दिस। उसको हमारे उसके अंदर करबला मोहल्ला कहा जाता है। मोहल्ला मीन्स द प्लेस वेयर अल्लाह लिव्स। दो अल्लाह डजंट हैव बॉडी और शेप, वी कांट शेप हिम, वी कांट बाउंड हिम इनटू शेप, मगर वहां पे उसका लिखा हुआ है। तो मैं उसके सामने जाके खड़ा होकर दैट टाइम आई वाज फीलिंग क्या? द पीक ऑफ द वर्ल्ड, पीक ऑफ माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई एम नॉट कट्टर, आई एम नॉट बिगोट, आई एम माय रिलीजियस मेक्स मी नॉट टू बी बिगोट। वो सबके साथ ह्यूमैनिटी का बिहेव करने का वो करता है, वो सबके साथ में ये कहता है कि आप देखिए, इस्लाम की बात करूं जहां से मेरा ताल्लुक है, इस्लाम ने नमाज को शायद दिन में 5 बार फर्ज किया, बट आपका जो अखलाक है, वो सिर्फ बिहेवियर है, गुड बिहेवियर, वो आपको आपकी फर्स्ट ब्रीथ से लास्ट ब्रीथ तक कर, तो वो चीज होता है, और वो चीज खुदा का शुक्र है कि मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। हालांकि आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद कृष्णा, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद शिव। मेरा खुद का शेर है कि अपने लहजे को जरा प्यार की छागल कर दो, छागल में वाटर बॉडी, अपने लहजे को जरा प्यार की छागल कर दो, बन गया हूं मैं फरिश्ता, मुझे पागल कर दो, वाह, जानता हूं मैं कभी शिव तो ना बन पाऊंगा, वाह, जानता हूं मैं कभी शिव तो ना बन पाऊंगा, मुझको घिस घिस के किसी माथे का संकल करो। वाह, वाह, बहुत खूब। और एक मेरा शेर और है कि आग हवा, ये जिंदगी की फिलोसफी है कि कहते हैं ना 5 अनासिर से शरीर बना है, आग हवा मिट्टी आसमान और शरीर, कोई 4 गिनता है, कोई 5 गिनता है। आग हवा और मिट्टी की तस्वीरें, आग हवा और मिट्टी की तस्वीरें हैं, पास हमारे गिनती की तस्वीरें, आज हमारे। गिनती की तस्वीरें हैं, वाह। गिनती, गिनती। आग हवा और मिट्टी की तस्वीरें हैं, हम्म। पास हमारे गिनती की तस्वीरें हैं, हम्म। जिनमें मैं मसरूफ ज्यादा दिखता हूँ, हम्म। जिनमें मैं मसरूफ ज्यादा वेदन। दिखता हूँ, वो सब मेरी छुट्टी की तस्वीरें हैं। वाह। और राम की आंखों से देखो तो फानी, हम्म। राम की आंखों से देखो तो फानी जी, हर एक बेर पे शबरी की तस्वीरें वाह, हैं। बहुत ब्यूटीफुल। तो ये सब मेरे साथ सब कुछ चलता है। अच्छा, मैं नोइंगली कुछ नहीं लेके आता, हम्म। मैं इंटेंशनली कुछ नहीं लेके आता। गजल का क्या फायदा है कि पहला जो मिसरा जहन में कहीं पौधेगा उसको पेपर में उतारेगा, आजकल तो पेपर नहीं है, सिर्फ मोबाइल में टाइप होता है, तो उसको पहला लाइन टाइप किया, पहला लाइन जब तक टाइप किया तब तक हमारा उस लाइन पे कमांड है। हम्म। उसके बाद वो जो गजल का जो माहौल है, वो जो तासुरात जो कैफियत पैदा होती है, वो आपका हाथ पकड़ के ले जाती है। वो कभी मुझे राम तक लेके जाती है, कभी मुझे कृष्ण तक लेके जाती है, कभी मुझे लॉर्ड शिव तक लेके जाती है, राधा तक लेके जाती है, कभी गौतम बुद्ध तक लेके जाती है। तो मैं नहीं समझता कि, पर ये चीज ये होता है कि आप जितना पढ़ते हैं, वो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो उस चीज को करके जब वो कैफियत होती है, तो आपको उस चीज की तरफ माइल करती है। आपके से चाह कर आप नहीं लिख सकते, चाह कर आप नहीं लिख सकते। ये सिर्फ एक अननोइंगली आएगा, आपको इंटेंशनली ही आपको लिखना होगा। तो आप गजल तरन्नुम में सुनाते हैं, या अगर आप शायद पोएट्री कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहाँ कैसे सुनाते हैं गजल? सर दोनों तरीके, हम्म। दोनों तरीके, अगर डिमांड हो तो तरन्नुम में भी, वरना तो है तो लफ्ज बेहतर से। क्योंकि तरन्नुम में सुना है तो यू कैन अप्रिशिएट द गजल मोर। ये इसको लगता है, ये लगता है क्योंकि तरन्नुम में क्या होता है, जो बंदा नहीं समझ रहा है वो भी वाह वाह, हम्म। अगर आवाज अच्छी है, अगर अच्छी तरह उसको लयबद्ध किया है, तो वो कर सकता है। बाकी गजल देखिए सिर्फ समझने की चीज है ही नहीं, हम्म। गजल को समझना एक बेकार काम है, गजल को महसूस किया जाता महसूस करना। हम्म। है। एग्जैक्टली exactly.
ये वो सिचुएशन थी व्हेन ब्रेन एक्ट्स इनटू योर हार्ट। वो ब्रेन जो है दिल में जाके जब महसूस करता है तो वो गजल को समझने की कैफियत होती है। तो फिर आपका फर्स्ट बुक कब आया है आपका गजलों का? है। तो फर्स्ट बुक मेरा आया है ये आसमां तक सदा नहीं जाती। और आसमां तक सदा नहीं जाती। आसमां तक सदा नहीं जाती, वाह। जी, ये 2015 में आया था, 2015। हम्म, थोड़ा सामने आइए। नो, ये आप थोड़ा सामने आके बात करें तो अच्छा सुनाई देता, नहीं जी तो। मैं सामने हूँ सर, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। जी, हम्म, तो ये 2015 में आई थी मेरी गजल की किताब। और इसमें क्या क्या देन गजल टू, है, थोड़ा एक दो गजल पढ़ के सुनाइए। बिल्कुल ये इसमें ये आपको जो सिर्फ अच्छे गजलें लगे हैं। हैं, आपको जो अच्छे लगे हैं, जो लोग सुनने के काबिल है ज्यादा। इसलिए मैं इसकी पहली पहली गजल ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। और वो गजल कैसे कॉन्टेक्स्ट में लिखा वो भी बता दीजिए, उसके पीछे कहानी। मैं इसके पीछे मतलब सिर्फ एक ये था कि वन डे आई वाज गोइंग, तो एक कोई शरारती बच्चा था, उसने एक कबूतर को पत्थर मारा, कबूतर नीचे गिर गया। मैंने बच्चे को डांट के भगाया, कबूतर पे हाथ फेरा, थोड़ा सा पानी उन्हें डाला, जब वो स्ट्रेस फ्री हो गया उड़ के चला गया। देन फ्रॉम देयर आई ब्रॉट दिस शेर कि ताकत से मुझको मार के पत्थर जमीन से, वाह। ताकत से मुझको मार के पत्थर जमीन से, वो चुन रहा था बिखरे मेरे पर जमीन से, वो चुन रहा था बिखरे मेरे पर जमीन से। और सयाद बढ़ के चल, सयाद लेने आए मुझे इतनी देर में, सयाद लेने आए मुझे इतनी देर में, जी चाहता है रो लिपट कर जमीन से। और अल्लाह मेरी छोटी सी बस्ती की खैर हो, अल्लाह मेरी मेरी छोटी छोटी सी सी बस्ती की बस्ती खैर हो, है, उठने लगे हैं रेत के लश्कर जमीन से। उड़ने लगे राजस्थान हैं। में आप रहेंगे, रेत के लश्कर, क्यों राजस्थान में आंधियां खूब चलती हैं, वो हाँ, पूरा आपका घर का पे छा जाती है। और एक आंसू जज्ब, ऑब्जर्व, एक आंसू जज्ब कर लिया सहरा की रेत में, एक आंसू जज्ब कर लिया सहरा की रेत में। अब क्या करे तकाजा पलट कर जमीन से, और सूरज के रुख पे धूप का क्या नूर आ गया। ये ज्योग्राफी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो वेपराइजेशन होता है, कि सूरज के रुख पे धूप का क्या नूर आ गया, जो उठ रही है पानी की चादर जमीन से। हाँ, और फानी फानी से गजलें इश्क की मुमकिन नहीं कभी, उम्मीदें गुल ना पा लिए बंजर जमीन से। यह और इसके अंदर एक गजल और मैं आपको, जो उसका जिसके से इसका टाइटल निकला है, उन्वान निकला है, आसमां तक सदा नहीं जाती, कि अपने घर को जला के देख लिया, अपने घर को जला के देख अपने लिया। घर को जला, वही है ना, जो घर फूके आप लोग चले हमारे संग, वही वाला रास्ता है कि अपने घर को जला के देख लिया, दर्द को आजमा के देख लिया, वाह। अपने घर को जला जला के देख लिया, दर्द को आजमा के देख लिया, और अपनी जिद पर अड़ी रही मंजिल। हर आदमी को मंजिल नहीं मिलती सर, अपनी जिद पर अड़ी रही रही। मंजिल, मैंने रास्ता बना के देख लिया। वाह वाह वाह। और अपनी बस्ती नजर नहीं आती, अपनी बस्ती नजर नजर नहीं। नहीं आती, चांद के पार जाके देख लिया, और कम सीनी में ही जिंदगी तुझको, वाह, कम सीनी मीन्स वेरी लेस एज, बस। कम सीनी में ही जिंदगी तुझको, तेरा घूंघट उठा के देख लिया, और आसमां तक सदा नहीं जाती, सदा वॉइस, यस आई नो। आसमां तक सदा सदा नहीं। नहीं जाती, शोरगुल भी मचा के देख लिया, और आंख आखिर में डबडबाती है, आंख आखिर आखिर में में डबडबाती है, खूब हंस के हंसा के देख लिया, और पहली बारिश में धुल गया पानी, पहली पहली। बारिश में धुल गया पानी, रंग सबका चढ़ा के देख लिया। आप जो फानी का शब्द उपयोग कर रहे हैं बहुत उम्दा है। इट इज शुक्रिया। गिविंग मेनी मीनिंग्स एक्चुअली। तो सर एक गजल इस किताब से और मैं आपको सुना देता हूँ, कि दो बच्चों के बीच, आज के कॉन्टेक्स्ट में सही है क्योंकि जो भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, कि दो बच्चों के बीच में तन्हा लेटा हूँ, दो बच्चों के दो बीच में बच्चों तन्हा के लेटा हूँ। बीच में तन्हा लेटा हूँ, है सरहद मैं कुछ कुछ तेरे जैसा, सरहद के इस तरफ एक मुल्क इस तरफ दूसरा मुल्क, कि दो बच्चों के बीच में तन्हा लेटा हूँ, है सरहद मैं कुछ कुछ तेरे जैसा हूँ,
आधा आधा मैं उनका, पर मेरा कौन। और मेरा आधा आधा मैं उनका, पर मेरा कौन। जो भी जागे उसको थपकी देता, और उसकी हमदर्दी सब पीछे छूट चुकी। उसकी हमदर्दी सब पीछे छूट चुकी। इस मंजिल पर अब मैं तन्हा बैठा हूँ, और शब भर जागे हो चंदा आराम करो। शब भर जागे हो चंदा आराम करो, सूरज को आवाज लगाए देता हूँ। और बढ़ते रहना आदत है अपनी पानी, बढ़ते रहना आदत है अपनी पानी। बंजारों का चलता फिरता डेरा हूँ, बंजारों का चलता फिरता। शुक्रिया। तो ये 2015 में आई थी, आसमां तक सदा नहीं जाती। आत्मा तक उसके बाद 2017 में मेरी दूसरी बुक आई, पानी बैसाखियों पे। पानी बैसाखी। बैसाखियों पे। आई एम दैट लकी पर्सन कि इसका जो मैंने बुक लॉन्च किया था वो करबला में किया था। ओ वही तो तो मैं ये पूछ मेरे रहा लिए था। बहुत बड़ी बात थी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसमें भी तो थोड़ा पढ़ के हाँ, इसका भी सुनाइए, कुछ सुनाता हूँ। और उसके नेपथ्य व्हाट इज बैकग्राउंड में बता देना, और कैसे प्रेरणा मिली क्या। ठीक है। ये इसमें मैंने पहले मैं इस सवाल खुदा से कर लिया था, क्योंकि पोएट ही है जो खुदा से सवाल कर लेता है। वरना अगर बिगोट्स की बात करें तो गॉड के सामने, भगवान के सामने, खुदा के सामने बोलना नहीं चाहिए। बाकी पोएट है वो बोल सकता, वही ही हैज इट इन हिम, ही हैज इट इन हिम। उसकी वजह भी है कि सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जो आया है वो चले जाना पड़ेगा, हर चीज नश्वर है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, हर चीज को मौत का मजा चखना है। बाइबल भी कुछ कहता है कि मैं उससे उलट सवाल करता हूँ। मेरा खुदा पे सवाल नहीं है, मेरा खुदा से सवाल है। खुदा से मैं पूछ सवाल। सकता हूँ जी, खुदा से सवाल मैं कर सकता हूँ कि सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा। सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। वाह। सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और तुम्हें मुझको समझने के एवज में, तुम्हें खुद भी बोल बोल कि तुम्हें मुझको समझने के एवज में कई सच्चों को झुठलाना पड़ेगा। वाह। और तुम्हारा होना दानिस्ता नहीं है, दानिस्ता मतलब जानबूझ के, कि तुम्हारा होना दानिस्ता नहीं है, सभी चोटों को समझाना। और तुम्हें दरकार है गर रूह नगरी, तुम्हें दरकार है गर रूह नगरी, बदन के शहर में आना पड़ेगा। आप आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर सकते, कि तुम्हें दरकार है गर रूह नगरी, बदन के शहर में आना पड़ेगा। और मैं सूरज हूं मगर हर शाम मुझको, मैं सूरज हूं मगर हर शाम मुझको समंदर में उतर जाना पड़ेगा। बहुत खुददार हो लेकिन समझ लो, वी आर नॉट बियॉन्ड द गॉड। बहुत खुददार हो लेकिन समझ लो, कहीं तो हाथ फैलाना ना पड़ेगा। पड़ेगा। वाह। बहुत खुददार हो लेकिन समझ लो, कहीं तो हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर मजलूम बनने की है ख्वाहिश, अगर मजलूम बनने की है ख्वाहिश, तो फानी पर सितम ढाना। लेकिन अंदर ये गजल के है अंत कि में जो फानी का आप जैसा उपयोग कर रहे हैं, एक एक गजल में अलग अलग मीनिंग दे रहा है वो फानी शब्द। बस सर वही कोशिश है, ये ऊपर वाले का करम है, उस्ताद ने थोड़ा बहुत सिखा दिया है, तो उसी के हिसाब से कोशिश करने का करते हैं कि कुछ हो जाए। और इससे एक आध गजल आपको और सुना देता हूँ। एक गजल आपको सुनाता हूँ जिसके अंदर हर मिसरा, इसका हर मिसरा स्टार्ट्स विद फिर, स्टार्ट्स विद। फिर स्टार्ट्स विद फिर लफ्ज, फिर अगेन, फिर वही गोशा नशीनी। और मैं गोशा नशीनी में से एक कॉर्नर में बैठना, ध्यान लगाना भी हो सकता है, इसका मानी बहुत निकलता है। फिर वही गोशा नशीनी और मैं, फिर वही गोशा नशीनी और मैं, फिर वही रातें कमीनी और मैं, फिर वही गोशा नशीनी और मैं, फिर वही रातें कमीनी और मैं, फिर वो तेरा चांद और परियों का जिक्र,
फिर वो तेरा चांद और परियों का जिक्र, फिर मेरी बातें ज़मीनी और मैं, और मैं और फिर भटक के आ रहा हूँ दश्त में, फिर भटक के आ रहा हूँ दश्त में, फिर वही दुनिया मशीनी और मैं। और मैं और फिर यहाँ पे देखिए फिर का मतलब डिफरेंट है कि फिर रहे हैं डाल के हाथों में हाथ, हम्म, फिर रहे हैं डाल के हाथों में अपनी हाथ, है फिर से दुश्मन आस्तीनी और मैं, अपनी। और फिर मिलेंगे कागजों पे साथ साथ। एक शब्द है नुक्ताचीनी मीन्स क्रिटिक, हम्म, कि फिर मिलेंगे कागजों पे साथ साथ साथ, साथ फिर तुम्हारी नुक्ताचीनी और मैं, और फिर हवा है फानी घर में अजनबी, फिर हवा फानी है घर में अजनबी, फिर ये उसकी बेयकीनी और मैं। हाँ। और ये नुक्ताचीनी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गालिब का एक फेमस गजल है, नुक्ताचीनी है गमे दिल। जी तो जी 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 जी। आप जो शब्द प्रयोग किया बहुत वहाँ अच्छा बैठता है वो। शुक्रिया सर। और ये मेरी दूसरी किताब है, और इसके अलावा दो बुक्स मैंने एडिट की है, जिसमें एक का नाम है फसले गुल, फसले जो कुछ गुल। जेबा गुलजार की जी, हम्म, और एक और है जो अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास, चेहरा रिश्तों का, हम्म, यूसुफ फैज का गजल संग्रह है। हम्म। उसके अलावा मेरी कुछ कहानियां हैं जो स्पॉटिफाई पे है, आप कहानियां भी देख लिखे हैं आप? सुन सकते जी। हम्म, और उसके अलावा मेरी एक गजल का जो मजमुआ है, मोम की जंजीर, वो अभी ये मान लीजिए कि इट इज अबाउट टू बी पब्लिश्ड। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको लेके आऊँ, मगर मैं उससे मेरी दरअसल क्या है कि खुद मैंने ढील छोड़ रखी है। मैं चाहता हूँ मेरा कहानी संग्रह पहले आए। आप एक छोटा सा तो कहानी जिस्ट बता सकते हैं? कैसे किसका? कहानी लिखते हैं आप? आपका कहानी लिखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये तो मेरी 2017 हम्म। में थी, ये 2015 में। 15 के? अब कहानी जो है, मैं आपको थोड़ा सा उसका समरी बता देता हूँ। समरी बताइए, क्योंकि आप कैसे कहानी, डिटेक्टिव कहानी लिखते हैं या सोशल स्टोरीज लिखते हैं या सर मैं फिलोसॉफिकल? देखिए कहानी की हम बात करें तो मैं एक का डाई हार्ड फैन हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ होता, काश मोस्ट टाइम पैदा होता तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहता, मैं उससे जाके मिलता। दैट इज मंटो, मंटो, सादत हसन सन मंटो। मंटो। हम्म, अगर मेरा कॉशंस, मेरा ईमान मुझे अलाउड करता, तो मैं मंटो की तस्वीर उस जगह पे लगाता जहाँ पे मेरे घर में कोई तस्वीर नहीं है, उतनी ऊपर। मंटो मतलब एक ऐसा कहानीकार था जो 100 साल 150 साल आगे देखता था। मुझे इसलिए बहुत मंटो पसंद है, मगर मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं मंटो की तरह लिखूं। रीजन ये है कि मंटो की तरह लिखने की कोशिश करना भी एक तरह से मैं मंटो का अपमान करूंगा। मैं कान पकड़ के उसका नाम, प्रेमचंद भी मुझे ठीक लगता है, मगर उनकी वो हर कहानी में एक सबक आने से थी, तो मैं कुछ सोच के कहानी नहीं लिखता। हम्म, कहानी के अंदर जहां तक मेरा ख्याल है एंड सोच लिया जाता है सबसे पहले, हम्म, उसका जब स्टार्ट होता है फिर आपका कलम आपको लेके जाता है बहुत लंबी, ठीक है। तो मेरी वैसे ये कहानी है जो स्पॉटिफाई में आई थी, जिसका नाम है शायद बस स्टैंड। दैट हम्म, वाज माय फर्स्ट बस स्टैंड। हम्म, वो कहानी थी कि एक लड़की पे एक लड़का बैठता है, बस में बैठा हुआ रहता है, एक लड़की आके उससे मिलती है, वो दोनों चले जाते हैं बिना बोले। सेकंड डे जाते हैं, फिर देख के वो लड़का उसको कहता है आइए बैठ जाइए, क्योंकि कल उसके साथ बैठी थी। फिर थर्ड डे जाते हैं तो उसका धीरे धीरे वो बात करती है, तो दे फॉल इनटू लव। फिर क्या होता है कि वो लड़का उसको देख के फिर बाइक वाइक पे जाने लगता है, साथ में चले जाते हैं, वो बस को छोड़ देते हैं। देन उनको पता है वो प्यार के अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के वो हो जाते हैं। फिर एक दिन लड़की की शादी तय हो जाती है, तो लड़का बोलता है ठीक है तय हो गई, कोई बात नहीं, हमें तो अपनी करने, तुम तो साथ रहना। तो बोलती व्हाट द साथ रहना, तुम्हारी बात सही है, मगर मेरे पेरेंट्स ने इस पे इतना वो लगाया है, इतना सब कुछ किया है, तुम उनको सपने को नहीं तोड़ सकती। बोले कि मेरे सपने को तोड़ सकती है, बोले कि मैं तुम्हारे सपने को भी नहीं तोड़ सकती, मगर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर इस गिल्टी के साथ जीऊं कि आई बिट्रेड माय पेरेंट्स? होता नहीं। उसकी शादी हो जाती है, और द फर्स्ट नाइट वो लड़की उसको फोन करती है, बोले कि मेरी टुडे इज माय फर्स्ट नाइट, मगर आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसका सही बात करता है। तो मतलब ये कहानी एक खूबसूरत वो शाहिर लुधियानवी का शेर है ना,
वो जो अफसाना अफसाना जिसे जिसे अंजाम तक अंजाम लिखा तक देखो लाना ना, न हो मुमकिन, उसे उसे एक खूबसूरत मोड़ खूबसूरत मोड़ देकर देकर छोड़ना अच्छा। छोड़ना। तो वहीं पे वो खत्म हो जाती है। तो एक कहानी है मेरी फेरी। वो कहानी क्या था, वो कहानी 80% सच है। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरा जो घर था उसके अंदर कुछ ऑल्टर वो चेंजिंग करना था, थोड़ा-सा अल्टरेशन करवाना था उसको। तो मैं दूसरी जगह चला गया, इस बीच में लॉकडाउन लग गया। मेरे घर के सामने जोधपुर का जो घर है, उसके सामने कुछ बच्चे रहते थे। आई हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद देम। हुँ, मैं आज मेरी मैं मिसेस मेरी कोटा में रहती है, जॉब करती है। मुझे मैं उनके साथ यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ले रखा है अभी मैंने। बट इवन एवरी 10 days, 15 days I go to Jodhpur and meet with my that tiny friends. हुँ, पूरी गली के बच्चे मेरे बहुत अच्छे दोस्त। दे हैव कंप्लीट फ्रीडम इन माय हाउस। जो तुम्हें तोड़ना है तोड़ो, जो हुँ, तुम्हें वो करना, उसकी उसका एक रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा एक तो मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या चाहिए? अच्छा, बच्चे भी ऐसा है कि मम्मी मैगी बना दो, जा खाना खा लेना, वो कर लेना। अब उसको पता है कहाँ मिलेगा मैगी, वो आता है, चाचू मैगी बना रहे हो, अच्छा बना देता हूँ। ठीक है। और सर्दियों के अंदर सर मेरे घर के अंदर ये होता है कि सिगड़ी होती है, तिलन, अंगीठी, वो जलाता हूँ मैं। अंगीठी जल रही है, उसके ऊपर कभी नीचे तो उसके शकरकंद आलू डाल के मैंने सेक रखने के लिए डाल के, ऊपर से उसकी आंच के ऊपर मटर सेक रहा हूँ। अब 8-10 बच्चे मैं हैव फोटोग्राफ्स आल्सो, तो मैं उनको साथ में बुला लेता हूँ, वो है बैठ जाते हैं। अब सबके साथ में सर वो जिंदगी का इतना बढ़िया पल होता है, वो जिंदगी के इतने बढ़िया लम्हात होते हैं कि मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी चुका के भी नहीं दे पाऊँ। तो मैं मतलब वो उन बच्चों के साथ। अब क्या हुआ, जब लॉकडाउन में मैं गया दूसरी जगह, लॉकडाउन लग गया, अब घर से बाहर नहीं निकल सकते। आई मिस दैट चिल्ड्रन, और वो बच्चे मुझे मिस कर रहे थे। तो जब मैं लॉकडाउन के बाद वो रिपेयर वगैरह हो गया, मैं सामान लेकर वापस पहुंचा हूँ, यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने जब वो लोडिंग टेम्पो देखा ऑन इन द लेन, इन द स्ट्रीट, दे स्टार्टेड डांसिंग, चाचू आए, चाचू आए, चाचू आए, चाचू आए। तो वहां से मुझे एक कहानी मिली, फेरी। फेरी एक लड़की है, वो काम करती है कहीं पे, ऑफिस जॉब वगैरह करती है। तो एक दिन वो निकल रही थी, एक लड़के ने बोला मम्मी फेरी। हुँ, तो उस लड़की ने उसको बच्चे को देखा। लड़की पूरी एडल्ट है, 25-26 साल की। बच्चा है 2 2.5-3 साल का है, 2 साल का। तो उसकी तरफ वो देख के चले गई। अगेन सेकंड डे उसको वो फिर बोला फेरी। तो वो उसकी मम्मी के पास गई कि मुझे फेरी क्यों बोल रहा है। इसका फेरी बोलने का रीजन ये है कि मैंने उसको बताया परियां बहुत सुंदर होती हैं, यू आर टू ब्यूटीफुल। हुँ, तो लड़की हंसी। तो सेकंड डे वो हाय हेलो चलती रहती हूँ। अच्छा, उसको भी पता था कि भाई इतनी बजे आएगी तो वहां खड़ा रहता है। अब वो शेली है, वो डेली शी यूज टू ब्रिंग चॉकलेट फॉर हिम। उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद उसके फादर भी शायद कुछ बीमार हो गए, तो 2-3 दिन और नहीं जा पाई। उसके बाद वो गई तो उसको बच्चा नहीं मिला। शाम को वो आई तब भी नहीं मिला। नेक्स्ट डे हो गई तो लॉक किया उसने, तो पता चला कि उन्होंने मकान खाली कर दिया। और वो बड़ा परेशान, घर पे आके बोली क्या हुआ, कि भाई पापा ऐसी सी बात है। तो फादर उसको समझाते हैं, देख बेटा कुछ नहीं, ऐसे रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं। बट ऑल ऑफ द सडन फिर वो अपनी माँ से बात करती है तो पता चलता पड़ोस में कोई नया है, बाहर निकल के देखती है तो बच्चा वहां पे। तो मतलब इस तरह की जो कहानियां जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच कर, हुँ। जानबूझ के विषय को क्लिष्ट बनाना, विषय को वो करना, ये मेरी फितरत नहीं है। तो आपके जो कहानी बोले हैं, उसमें तो मांटो की झलक दिख रही है। इतना प्रभावित हुई सर, हैं आप। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा। बिकॉज मंटो मेरी सोच के उस जगह पे है कि मैंने जितना ज्यादा मंटो को पढ़ा है, कितना किसी को पढ़ा भी नहीं। हुँ, लेकिन मांटो तो उसके ज़माने में बहुत कंट्रोवर्शियल थे। सर कंट्रोवर्शियल वो है। आप अगर मैं बताऊं, मेरी अभी एक कहानी है, मसीहा, मसीहा। रिसेंटली आई कंप्लीटेड। हाँ। हुँ, तो वो कहानी किस बारे में है? कहानी इस बारे में है कि एक बच्चा कहीं काम कर रहा है। हुँ, ठीक है, कहीं काम कर रहा है और वो देखता है एक दिन, एक बंदा बंदा जाता है, चाय पीता है, उस बच्चे से इंटरेक्ट होता है। बच्चा 12-13 साल का है। हुँ, ठीक है, तो उससे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। अब एक दिन देखता है उसके गाल पे थप्पड़ और नाखून के निशान लगे हो, तो पूछता है क्या हुआ। बोले मैं छोटा हूँ, यहाँ सब मेरे को मारते हैं और मेरे साथ गंदा काम भी करते हैं। ओह! यू कैन थिंक व्हाट्स अ गंदा काम। हुँ, तो खैर, अब उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो उसको ले जाता है, अपने घर में रखता है। वो बंदा अकेला ही रहता है।
तो जब वो रहता है उसको उसको बड़ा खुश रखता है, उसको खाना पीना बढ़िया कपड़े वगैरह देता है, उसके घर में पैसे भेजता है मंथली। मगर जो बंदा इसको लेके जाता है, ये इसका कभी-कभी एक फ्रेंड आता है और ये दोनों कमरे में बंद होके कहते हैं इसको कि हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चला जाता है। बहुत दिन हो गए वो बंदा नहीं आया, जिसका दोस्त आता था वो नहीं आया। और ये बच्चा रात को सो रहा था, उसको लेके गया कि यार तू सर्दी में परेशान हो रहा है, कमरे में सो जा। कमरे में सोते हुए इसको कह रहा है यार वाकई कैसा भगवान है। तब इसको महसूस होता है कुछ बंदा इसके साथ, और बस उसके बाद में दूसरे दिन वापस उसी जगह पे चला जाता है। ये बंदा जाता है वापस चाय पीने के लिए, बोलता है तू यहाँ पे नहीं, सॉरी, अब चाय वाला उसको बोलता है क्यों भाई, तू तो गया था। कि हाँ यहाँ तो शरीर पे चोट लगती है, वहां पे दिल पे चोट लगती है। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो हो रही है। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ और बहुत कुछ लिखूंगा, कहानियां मेरी बहुत सारी चल भी रही है। तो शायद मैं मंटो को फॉलो, मंटो अगर मेरे में आ रहा है ना, तो शायद ये कि कहीं ना कहीं मेरी रूह का हिस्सा बन गया मन, वो उसको इतना पसंद है। बीइंग पोएट, बीइंग पोएट अगर मेरे सामने गालिब का दीवान रखा हो और मंटो की कोई कहानी रखी हो, सर सॉरी, सॉरी गालिब साहब, मैं मंटो को चुनूंगा। मंटो, या मैं भी बहुत पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसका ओरिजिनल नहीं, हिंदी में और अंग्रेजी में जो भी अनुवाद है वो पढ़ा हूँ मैं। उर्दू तो पढ़ हाँ, नहीं सकता। नहीं उर्दू में भी वो वैसे ही है लगभग। इसमें चुगताई बहुत अच्छी है, अजीम बेग चुगताई बहुत अच्छा लगता है। पर आजकल तो बंद हो गई है। मैं अपने बचपन में सोवियत की जो बुक्स आती थी ट्रांसलेटेड कहानियों की, उनमें तो क्या कशिश होती थी, आई मिस वो किताबें, अब क्यों नहीं मिलती खुदा जाने। मगर वो जो उनका लिखने का जो तरीका था, और जो वो चीज था कि वो एक एक छोटी से छोटी चीज को भी उतार देते थे, तो वो था। तो अब मैं जब आपसे बात करना शुरू किया तो मैं जानता था कि आप पोएट हैं, लेकिन जी। अब अपना कन्वर्सेशन खत्म होने तक ये पता चले कि आप कहानीकार भी है। सर वो कान हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो वो वाली बात है। लेकिन आप हम एक बातचीत खत्म करने से पहले आपको जो अच्छा लगे और एक कविता सुनाइए, जो आने वाले बुक हम्म, से, अभी जो छपा नहीं है, आने वाले बुक से सुनाए, ताकि जब हम अगली बार मिलते हैं तो आपकी जो नया नया छपा हुआ गजलों की किताब और आपकी कहानी के किताब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जी, मैं करता हूँ आपको। लेकिन मुझे और एक प्रश्न पूछना था ये जी। गजल सुनाने से जी। पहले, क्योंकि जी। जी। आजकल लोग बोलते हैं कि उर्दू में लिखने वाले बहुत कम हो गए हैं, पढ़ने वाले भी कम हो गए हैं, उर्दू इज बिकमिंग एन एंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो आप उर्दू जान के भी क्यों उर्दू में नहीं लिखते हैं? सर क्योंकि मैं मुझे उर्दू पता है। में, उर्दू में सोशल साइट्स पे लिखता हूँ। हम्म। अ, सर मुझे बड़ा बुरा लगता है अपने जेब से पैसे लगा के छपवाना। हाँ। अगर कोई उर्दू का पब्लिशर मेरे पास आता है, मुझे कोई गुरेज नहीं, मगर दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ आजकल किताब आपको अपने जेब से छपानी पड़ती है। मेरा खुदा का शुक्रिया है कि मेरे दोनों जो गजल संग्रह अभी तक आए, मेरे जेब का पैसा नहीं लगा। सर आप लिख रहे हैं उसके बाद पैसा देके छपवाना वैसे ही है कि आपका बच्चा जो कमजोर है, पास नहीं हो सकता, आप टीचर को रिश्वत देके उसको टॉप करवा रहे हैं बोर्ड में। मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। जब तक पब्लिशर खुद ब खुद अपने खर्चे पर नहीं छापेगा, मैं छपवाऊंगा ही नहीं, छपवाऊंगा। हिंदी में भी क्या किताब बिकना बहुत कम हो गया? इन सब ये जो आजकल छपने की भूख है ना, छपास की भूख है, हम्म। छपास की भूख ने और पब्लिशर्स के लालच ने साहित्य का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी फॉर दैट। उनका मेरे पास समीक्षा के लिए मैं समीक्षाएं भी कभी कभार कर देता हूँ। ये जो आलोचनात्मक काम भी है थोड़ा बहुत चल रहा है। एक साहब का की भूख आई थी इतनी बड़ी, करीब 250 गजलें थी उसमें, हम्म। और वो उनकी शायद 74 या 72 बुक्स में से एक थी। किसी ने बोले आप इसके ऊपर रिव्यू करें। सर मैंने पूरी किताब छान मारी, एक लाइन मुझे नहीं मिली जिसके ऊपर मैं लिख सकूं। ओ, So you can think how much garbage is being spreaded in the environment of literature. तो मैं समझा था कि ये माहौल तेलुगु में ही है, लेकिन हिंदी में भी उर्दू में भी ऐसे सर माहौल चल रहा है। ये जो ना क्या हुआ कि जब से पैसा देके छपने लगे ना,
हर हरा हरा दूध है आ गया छाप दो साहब। मतलब मेरे पास में वीकली तो नहीं कर सकता, मंथली 4-5 किताबें ऐसी हो जाती है। इस तरह अगर 1 साल की मैं पूरा इकट्ठा करूँ तो शायद 2 किताब या 3 किताब ऐसी होंगी जिनको पढ़ के मैं वाकई दिल से कुछ लिखना चाहूंगा। मतलब अब जो चीज निराला ने लिखी, जो चीज पंत ने लिखी, महादेवी वर्मा ने लिखी, आप उसका क्या है कि खाली रैपर चेंज करके मेरे सामने पढ़ो, मैं तो उठा के फेंक दूंगा। शुड गॉर्बेजिंग इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, लोगों को पता नहीं क्या होता है सर कि लिटरेचर आज पेज 3 बन गया है। किसी को अपने फेसबुक पे कुछ कमेंट चाहिए, उसने 4 पंक्तियां डाल दी, तो कुछ लोग इसलिए आ गए कि शायद ये मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है इसलिए इसको कमेंट कर दूं। और बाय द वे कोई महिला है तो दूसरी तरह के लोग आके वाह वाह देवी, ये होता है, यू कैन आप इसको देख सकते हैं। तो इस चीज ने सबसे ज्यादा बंटाधार किया साहित्य का। दूसरा जो है ये आजकल बहुत आप देखते होंगे, पब्लिश योर ओन बुक, गिव द विंग्स टू योर थॉट्स। अच्छा सर, अप्लाई किया आपने, सर एक्चुअली 30,000 रुपीज वी आर चार्जिंग फ्रॉम यू, और इसके लिए हम ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे। बुक अच्छी तो प्रमोशन की जरूरत क्या है, बुक अच्छी, क्यों लेकिन प्रमोट कर रहे हैं? लोगों को जानना पड़ेगा ये बुक अच्छा है बोल। और रीडर जो है ना सर वो कन्वर्ट हो गया है हमारा। आजकल का जो रीडर है ना वो इस व्हाइट पे ब्लैक को पढ़ने का आदि नहीं है सर, हम्म, नहीं है। आजकल का जो रीडर है वो स्क्रीन पर पढ़ता है, यूं अंगूठी से ऊपर पढ़ता है, तो आपको उस फॉर्म में आना ही पड़ेगा। हम्म, आप अपनी किताबें किंडल पे लेके आइए, क्यों नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं, सीरियस रीडर है वहां, बट आपको जरूरत है वहां तक आने की। तो ये तमाम चीजें हैं जो नुकसान कर रही है साहित्यकार बहुत ज्यादा। मगर समय एक फिल्टर लगाता है, वो फिल्टर जिस दिन लगेगा ना, जितना भी सारा गौरव से वो साइड में होगा, जो अच्छे लिखने वाले हैं जो वाकई में लिख रहे हैं, दिल गो बियॉन्ड। तो आपके ऑप्टिमिस्टिक व्यू को दाग देते हुए मैं आपसे का गजल सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपने तरन्नुम में कहा था, हम्म, तरन्नुम में सुनाता हूँ। क्या इरशाद बोलना पड़ेगा मुझे? सर आप ना भी बोले तो भी वो सुना के ही मानूंगा, क्योंकि सुनने वाले कहाँ मिलते हैं। जो साया देता था वो साए पानी घेर लिया, जो साया देता था वो साए बन घेर लिया, जरा सी धूप ने सारा मकान घेर लिया, जरा सी धूप ने सारा मकान घेर लिया। ये शेर आपको सुनने में और मजा आएगा, मैं थोड़ा सा उसको खोल देता हूँ। हालांकि मैं अपने शेरों पे बात नहीं करता कि ये प्रभाव है, जब भी कोई प्रभाव आता है तो पूरा, जैसे कभी मुल्क पे राष्ट्रवाद आया तो पूरे देश को घेर लिया, एक जना से चलता है प्रभाव और पूरे उस पर आ जाता है कि जो साया देता था वो सा ये पान घेर लिया, जो साया देता था वो साएबान घेर लिया, जरा सी धूप ने सारा मकान घेर लिया, और किसी महक के लिए अब कहाँ है गुंजाइश, किसी महक के लिए अब कहाँ है गुंजाइश, बस एक खुशबू ने इत्रदान घेर लिया। और मकी कहते हैं निवासियों को कि यहाँ मकी सरगोशियां विस्परिंग फुसफुसाहट, कि यहाँ मकी सभी सरगोशियों ने हिजरत की, यहाँ मकी सभी सरगोशियों ने हिजरत की, बहुत सी चीखों ने जब से है कान घेर लिया, और कफन
फरोशों में फिर से खुशी की लहर उठी, कफन फरोशों में फिर से खुशी की लहर उठी, सुना है इश्क ने फिर एक जवान घेर लिया। और कहते हैं कि हर बुरे को एक दिन भले के नीचे आना पड़ता है, जो आज टॉप पे है कल बॉटम में आ सकता है। कि सुन ओ शिकारी जरा ये भी ध्यान में रखना, सुन ओ शिकारी जरा ये भी ध्यान में रखना, अगर शिकार ने आकर मचान घेर लिया। वाह वाह। और गजल क्या कहती है ये शेर आप समझ पाएंगे कि दिमाग में तो थी रक्षा बहुत सी दिल है मगर, वाह। गाठे सोच, दिमाग में तो थी रक्षा बहुत सी गिल है मगर, गजल ने आके तभी सारा ध्यान घेर लिया। और आखिरी मक्ता, ये जाल और ये कफस, कफस बोलते हैं पिंजरे, किस लिए है पानी यहाँ, वाह। ये जाल और ये कफस किस लिए है पानी यहाँ, किसी परिंदे ने क्या आसमान घेर लिया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। Yes. बहुत मजा लगा आपसे बात करते हुए और आपके गजल सुनते हुए और कहानी के बारे में जानते हुए। और चाहत ये है कि फिर और एक बार आपसे आपके नए नए जी सर, किताबों के बारे में बात करने के लिए हम बैठेंगे और नए नए गजल और कहानी सुनेंगे। और बिल्कुल समय निकाल के हमसे बात करने की और आपकी रचनाओं के बारे में सुनाने की बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बस सर अभी जो मेरी गजलें हैं, मेरी मिसेस भी पोइटेस ही हैं, डॉक्टर ज़ेबा फिजा नाम है उनका, वो भी अच्छी शायरा है। और उनके फादर जो, वो तो एक लीजेंडरी पोइट है, उनके फादर खानवादा गालिब से आते थे, उनको फादर का वो मिला। तो अभी ये है कि पिछले 5 सालों से, जब से व्हेन आई गॉट मैरिड, तब से मेरे पास गजल लिखने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल पे बात करने के लिए एक मेंबर ऐसा है जो मेरे घर में ही है, डॉक्टर ज़ेबा फिजा नाम है उनका। और वो भी अच्छी गजल कहती है, तो उनके साथ भी गजल डिस्कस करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो अब उस 5 साल के बाद हुस्नों का मिजाज थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा फलसफा ज्यादा आया है। तो देखते हैं खुदा कब तक उसको और उरूज देता है, उसका इंतजार रहेगा सर। सो अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो फलसफा से लिखे हुए गजल के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर, सो बिल्कुल सर। खुदा हाफिज, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी आई पुट ऑफ रिकॉर्डिंग और आपसे